हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो जो हमारी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसमें आज हम रसायन विज्ञान को प्रश्नों को देखने वाले हैं। हम जनरल साइंस के प्रश्नों को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने इससे पहले भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को देखा है और आज से हम केमिस्ट्री के प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। जितने भी प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। किसी न किसी एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुए हैं, पूछे गए हैं और आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो प्रत्येक प्रश्न की हम व्याख्या भी देखेंगे ताकि हम किसी भी एग्जाम में किसी भी तरीके का प्रश्न पूछे उस टॉपिक से तो हम कवर कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले प्रश्न को आज का देखते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम को C8 से डिनोट करते हैं। इसके बारे में अगर बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 40 होता है। उसके बारे में अगर जानें तो कैल्शियम एक रासायनिक तत्व है। यह आवर्त सारणी के द्वितीय मुख्य समूह का धातु तत्व है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40.08 होता है। इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। सन 1808 में सर हेम्फ्री डेवी ने इसे खोजा था। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। सर हेम्फ्री डेवी ने इसे खोजा था। इन्होंने इसे कैल्शियम क्लोराइड से अलग किया था। किससे निकाला था? तो कैल्शियम क्लोराइड से इसे अलग किया था। चूना पत्थर कैल्शियम का महत्वपूर्ण खनिज है। साधारण ताप पर यह वायु के ऑक्सीजन से क्रिया करता है, परंतु उच्च ताप पर तीव्र अभिक्रिया द्वारा चमक के साथ जलता है तथा कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। ध्यान रखना है, कैल्शियम क्लोराइड से इसे अलग किया गया था। खोजा सर हेम्फ्री डेवी के द्वारा 1808 में गया था। कैल्शियम क्या है? दूसरे आपको पता होगा आवर्त सारणी के बारे में। अगर थोड़ी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो पूरा बना दूंगी। तो सेकेंड ए ग्रुप में ये तत्व आता है कैल्शियम, और ये एस ब्लॉक का तत्व है। ये भी ध्यान रखिएगा, एस ब्लॉक का तत्व है। कैल्शियम क्लोराइड से ओर से ये सबसे पहले निकाला गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि अधातु परमाणु का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो बात करें कौन सा युग्म इसमें सही नहीं है, तो हाइड्रोजन एक परमाणुक है, ये गलत है। यही क्या है? बिल्कुल गलत है। ये ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है। ऑक्सीजन को O2 के रूप में लिखा जाता है, लेकिन हाइड्रोजन को भी H2 के रूप में लिखा जाता है, न कि सिंगल हाइड्रोजन के रूप में। तो बात करें तो ये लिखा गया है कि कौन सा इसमें सही नहीं है, तो पहला गलत है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 जो है वो गलत हो जाएगा। इसके बारे में जाने तो अधातु आप देख सकते हैं आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, ये कुछ तत्व दिए गए हैं और ये कैसे होते हैं, किस तरीके से लिखे जाते हैं, वो दिया गया है। जैसे कि आर्गन की बात करें तो आर्गन जो होता है आर्गन सिर्फ सिंगल लिखा जाता है। द्विपरमाणु एक हीलियम भी He हीलियम सिंगल लिखा जाता है। ऑक्सीजन की बात करें तो O2 के फॉर्म में द्विपरमाणु के मतलब 2 ऑक्सीजन एक साथ जुड़े हैं। हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में लिखा जाता है। नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में लिखा जाता है। तो इस तरीके से ये क्या है, आप इसको देख सकते हैं कि कौन एक परमाणु है, कौन द्विपरमाणु है। सोडियम Na सिंगल लिखा जाता है। आयरन जो होता है Fe के फॉर्म में रहता है। एल्युमिनियम जो रहता है Al के फॉर्म में। ये सभी एक परमाणु है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न है हमारा क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बात करें क्विकलाइम का तो कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विकलाइम के नाम से जानते हैं। इसके बारे में अगर बात करें तो क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड एक रासायनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र KCaO होता है। यह जल के साथ तीव्र गति से प्रतिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्टर्स बनाता है, जिसे बुझा चुना स्लैग्ड लाइम के नाम से जानते हैं। यह सफ़ेद रंग का दाहक मतलब कॉस्टिक क्षारीय एल्केलाइन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। आइए अगले प्रश्न को देखें। तो अगला जो हमारा आज का प्रश्न है कि उदासीन विलयन का pH क्या है। pH आप जानते होंगे, pH स्केल पे जो 7 होता है वो उदासीन होता है। इसके अगर इससे कम पे जाते हैं मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से, तो ये अम्लीय होते जाते हैं, और जैसे 7 से ज़्यादा बढ़ते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो अगर पूछ रहा है कि उदासीन कोर्स किस पे होता है तो 7 पे। 7 जो स्केल होता है pH स्केल, इस पे जो 7 पे मान होता है उसको उदासीन विलयन बोलते हैं। इसके बारे में जाने तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रों के व्युत्क्रम के लघुगुणक को उस विलयन का pH कहते हैं। उदासीन विलयन का pH का मान 7 होता है। यदि किसी विलयन का pH मान 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय होता है, और pH का मान 7 से अधिक है तो विलयन क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। अगला प्रश्न देखें। अगला वैसा ही है, निम्नलिखित में से तत्व परमाणुकता का कौन सा युग्म सही है। तो नाइट्रोजन जो है द्विपरमाणुक है, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन को N2 के फॉर्म में लिखा जाता है और सल्फर को S8 के फॉर्म में लिखा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुपरमाणुक है, ये 2 परमाणुक भी नहीं है। सल्फर कई 8 सल्फर जनरली आपस में जुड़ के एक साथ रहते हैं। तो ये दोनों ही कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, लिटमस पेपर को साबुन के पानी में डालने पर यह इनमें से किस रंग में बदल जाता है? तो ध्यान रखना है, जब भी हम लिटमस पेपर को साबुन के पानी में डालते हैं तो ये नीले रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो बात करें तो लिटमस थैलाफाइट समूह के लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। यह जल में घुलनशील होता है तथा जब लिटमस विलियन अम्लीय होता है और नहीं क्षारीय होता है तो इसका रंग बैंगनी होता है। इसे प्रायः सूचक की तरह प्रयोग किया जाता है। लिटमस पेपर क्षारकीय विलयन में डालने पर नीले रंग में, अम्लीय विलयन में डालने पर लाल रंग में बदल जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी इसे क्षारीय विलयन में डाला जाता है तो ये नीले रंग का हो जाता है और जब भी इसे अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो ये लाल रंग का हो जाता है। यदि लिटमस पेपर को साबुन के पानी में डालते हैं तो वो नीला रंग में बदल जाता है, क्योंकि साबुन का जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार है? तो क्षार की परिभाषा आई होप कि सभी को क्लियर होगी। क्लास 10th के ये टॉपिक्स हैं सारे, तो अगर थोड़ी भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसे क्लियर करने का पूरी कोशिश करूंगी। तो बात करें निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार है, तो NaOH जो है, OH जनरली जो होते हैं वो क्षार होते हैं। ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं वो क्षार होते हैं। तो ये क्या है? NaOH यहाँ पे एक क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी परिभाषा देखेंगे तो NaOH एक क्षार भस्म है। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। उदाहरण KOH हो गया, NH4OH हो गया, ये सभी क्या हैं? क्षार हैं। तो आप देख सकते हैं NaOH को जब भी पानी में डालेंगे तो ये Na+ आयन और OH- आयन में टूट जाते हैं। क्षार अम्ल को उदासीन कर लवण बनाते हैं तथा स्वाद में कड़वे होते हैं। जब भी क्षार को किसी अम्ल में मिला दिया जाएगा तो वो लवण का निर्माण करते हैं। तो ये इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा कि HCl और NaOH अभिक्रिया H2O मतलब कौन सी चीज़ बनाता है ये? तो ये क्या है? अम्ल और क्षार को मिलाया जा रहा है। तो हम अभी पिछले क्वेश्चन में ही देखे थे कि जब भी अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो वो लवण का निर्माण करते हैं। लवण मतलब नमक, सॉल्ट इसका इंग्लिश ही होता है। तो NaCl जो है इसका ये बनता है NaCl और साथ में वाटर भी बनता है। तो आप देख सकते हैं HCl को जब NaOH से मिलाते हैं तो NaCl और वाटर बनता है। यह रासायनिक अभिक्रिया अम्ल और क्षार मात्रात्मक रूप से अभिक्रिया करके लवण और जल उत्पाद के रूप में बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि सोडियम में सही इलेक्ट्रॉन का वितरण बताइए। तो सोडियम क्या है? सोडियम को लिखते हैं Na से। Na का परमाणु क्रमांक ध्यान रखिएगा 11 होता है और इसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वो उसके परमाणु क्रमांक के हिसाब से लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा सोडियम का जो परमाणु है उसमें कितने कोष होते हैं? तो 3 कोष होते हैं। 3 कोष में जो पहला कोष होता है उसमें हमेशा ही 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अंतिम कोष में उस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरा जाता है कि वो किस वर्ग में आता है। तो सोडियम पहले वर्ग में आता है, तो बाहर में सबसे बाहरी कोष में बाह्यतम कोष जो होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और उसके अंदर जो भी है उसमें 8 भर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 281 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 281। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं 281। अब बाउ के नियम से हमने नहीं बनाया। बाउ एक सबसे मान्यता प्राप्त ये कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसके नियम से हम बनाते हैं। तो ये अभी हमने नहीं देखा है, हम सिंपल पूछा जा रहा है प्रश्न के हिसाब से, तो उसी हिसाब से हमने बनाया है। अगला प्रश्न है हमारा कि HNO3 नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान किसके बराबर होता है? तो नाइट्रिक अम्ल की अगर बात करें तो HNO3 की बात करें तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 63 यूनिट होता है। इसके बारे में अगर जानें तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। आणविक द्रव्यमान की इकाई को यूनिट द्वारा व्यक्त किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 का आणविक द्रव्यमान हाइड्रोजन का, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब परमाणु भार जब होता है उसको हम जब जोड़ देते हैं तो वो पूरे ही यौगिक का निकल के आता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो इसलिए 48 हो जाएगा। तो बात करें और इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 63 यूनिट। अगला प्रश्न क्या है? किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा जिसकी परमाणु संख्या 20 हो? तो 20 क्या है? कैल्शियम है ना। तो कैल्शियम है तो इसकी अभी मैंने बताया जैसे कि ये दूसरे वर्ग में आता है। ये किस में आता है? दूसरे वर्ग में। तो और आप देख सकते हैं इसका जो निकल के आएगा 2882 आता है और इसके बारे में हम अगली किसी सेपरेट वीडियो में देखेंगे। बहुत इजी टॉपिक होता है लेकिन अगर क्लियर नहीं है तो ऐसे बहुत से प्रश्न हमारे छूट जाते हैं, इनको हम एक अलग से वीडियो में देख लेंगे। तो इसका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व का नाम कैल्शियम है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है 2882।
अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसको सुमेलित करना है, बताना है कि कौन सी अभिक्रिया, कुछ क्रियाएं दी गई हैं और किससे संबंधित हैं, ये हमें बताना है। तो पहला जो दिया गया है वो दिया गया वाष्पन। वाष्पन हम जानते हैं जैसे जो द्रव होता है उसको गर्म करते हैं तो गैस में बदल जाता है। तो पहले का तो बी हो जाए, फर्स्ट हो जाएगा। बी की बात करें, ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन क्या होता है, डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाना। इस क्रिया को ऊर्ध्वापातन, जैसे कपूर को जलाते हैं तो वो लिक्विड में न बदल के सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है, तो इसे ऊर्ध्वापातन की क्रिया कहते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का द्रव का ठोस में, 1 मिनट, बी का क्या हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाए। हाँ, तो हम देख रहे थे बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा ठोस का गैस में, तो बी का 4 हो जाएगा। हिमीकरण का क्या हो जाएगा, हिमीकरण का द्रव का ठोस में बदलना होता है। गलन का क्या होता है, तो गलन की बात करें तो ये ठोस का द्रव में बदलना होता है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला, इसको आप देख लीजिए एक बार। वाष्पन द्रव का गैस में परिवर्तन, ऊर्ध्वापातन ठोस का गैस में परिवर्तन, हिमकरण द्रव का ठोस में परिवर्तन, गलन का ठोस का द्रव में परिवर्तन। अगला हमारा प्रश्न है कि रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बोलते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ के रूप में जानते हैं। अगले प्रश्न को देखें, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ये सामान्यतः बर्फ की तरह ठोस से द्रव में परिवर्तित नहीं होती है, बल्कि वायुमंडलीय दाब और -78.60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसका उपयोग खाद्य परिरक्षण सुरक्षा के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला है 28 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या है। तो बात करें, 28 ग्राम हीलियम दिया गया है और इसके मोलों की संख्या बतानी है। अब मोल निकालते कैसे हैं, तो ध्यान रखिएगा, मोल का जो निकालते हैं किसी भी पदार्थ की, वो होता है दिया हुआ भार, दिया हुआ जो भी उसका मान है। दिया हुआ भार कितना है, 28 ग्राम है, तो दिया हुआ भार बटे मोलर द्रव्यमान। अब मोलर द्रव्यमान क्या होता है, मतलब हीलियम का खुद का जो द्रव्यमान है वो उसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। तो हीलियम का खुद का द्रव्यमान होता है 4, कितना होता है, तो 4 होता है। तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। तो इसका 7 जो आएगा मोल आ जाएगा। तो 28 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होगी, 7 मोल होगी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा कथन गलत है। तो इसमें कुछ कथन दिए गए हैं और ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी गलत है। आइए देख लेते हैं कैसे। तो दिया गया है 0.5 मोल N2 गैस व 0.5 मोल N परमाणु के द्रव्यमान क्रमशः 28 ग्राम व 14 ग्राम है। तो इसके द्रव्यमान दिए गए हैं। 1 मोल N2 का द्रव्यमान, जैसे अभी मैंने बताया कि जो फॉर्मूला लगा सकते हैं, मोल बराबर होता है दिया हुआ भार बटे मोलर द्रव्यमान, भार बटे मोलर द्रव्यमान, भार बटे मोलर द्रव्यमान। तो इससे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है 1 मोल, मतलब मोल दे दिया N2 का द्रव्यमान, N2 का जो भार होगा वो कितना होगा, तो N2 का होता है 14। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसका टोटल कितना आएगा, 28 ग्राम आ जाएगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। N2 पूछा है ना, तो N का तो होता है 14 और 2 है, 2 N है, तो इसलिए इसका 28 हो जाएगा। 0.5 मोल N2 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 28 N2 का हो गया और 0.5 इस तरीके से आप निकालेंगे तो ये 14 ग्राम आएगा। इस तरीके से आप इसे उसी फॉर्मूले पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है। तो H2SO4 सिंपल सा है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, एक तरीके का अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। यह रंगहीन गंधहीन तेल जैसा भारी तरल पदार्थ है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में अनेक रासायनिक उद्योगों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण में होता है। यह अम्ल जल में विलेय है, परंतु इनमें जल मिलाने पर काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल पीने वाले पानी के डैश के रूप में किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसका इस्तेमाल पानी में कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल पीने वाले पानी में कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। घरेलू उपयोग में आने वाले ब्लीचिंग पाउडर में 5% क्लोरीन होता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कांच को घुला सकता है। तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है ये कांच को भी घुला सकता है। आइए इसके बारे में देखें। तो अगर बात करें तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF कांच को भी घुला सकता है। शीशे एवं अन्य धातुओं के प्रति उच्च क्रियाशीलता के कारण इस अम्ल को प्लास्टिक के कंटेनर में रखा जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस इसी तरह एक विषाक्त पदार्थ है जो फेफड़ों और आंखों की रोशनी के लिए भी खतरनाक होता है। देखते हैं अगले अपने प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो NaCl है। तो ये बहुत सिंपल
क्वेश्चन है तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। यह मुख्यतः समुद्री जल के वाष्पीकरण से प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल में घुलनशील लवणों का लगभग 75% भाग सोडियम क्लोराइड होता है। यह हमारे भोजन का आवश्यक भाग है क्योंकि यह शरीर की बहुत सी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न क्या है? आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? तो बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट को तो इसे बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। तो बात कर लें सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को मीठा सोडा या खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसका प्रयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में तथा अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। इसका IUPAC नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में भी जानते हैं, तो ये इसका IUPAC नेम है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे के जो भी प्रश्न हैं उनको हम कल देखने वाले हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।